So, hi, myself Gaurav. I'm the founder and CEO of Nirman Labs. Nirman Labs is a STEM based organization working on 25 plus schools in Delhi NCR. निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण ना भूले. हम सब निर्माण के ऊपर काम कर रहे हैं और निर्माण का पर्पस क्या है कि स्टेम एजुकेशन में कैसे कैरेक्टर बिल्डिंग हो, इसके ऊपर निर्माण पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं. दिल्ली एनसीआर के साथ नॉर्थ इंडिया के 25 स्कूल्स में हम काम कर रहे हैं और विचार क्या है कि कैसे स्टेम एजुकेशन के साथ कैरेक्टर बिल्डिंग हो सके. ध्यान में आया तो एक कैरेक्टर मैंने आज आपके सामने बनाया, स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे और उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त, जो उस जमाने के सबसे बड़े वकील थे, अक्सर उनके साथ बैठा करते थे. उस जमाने के सबसे बड़े वकील विश्वनाथ दत्त जब अपने बेटे नरेन के साथ उनको अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं तो उनके कलीग्स उनसे पूछते हैं कि बेटा नरेन, बड़े होके क्या बनना चाहते हो?
तो नरेंद्र उत्तर देते हैं कि मैं बड़े होके क्या बनना चाहता हूं, ये तो मैं कुछ समय बाद बताऊंगा। कुछ समय बाद उनके कलीग्स, उस जमाने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो घोड़े के ऊपर बैठकर उनके कलीग्स फिर पूछते हैं, हे नरेंद्र, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? तो उनको घोड़े पर बैठना बहुत अच्छा लगता था और उन्होंने बोला कि मैं बड़े होके एक घोड़े चलाने वाला बनना चाहता हूं। विश्वनाथ दत्त, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा, इतना बड़ा नाम, कोलकाता का सबसे बड़े जाने माने वकील, और बेटा नरेंद्र बड़े होके घुड़सवार बनना चाहता है, घोड़े चलाने वाला बनना चाहता है। यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ पिता को, और मां के पास लेकर गए और मां को बोले कि जाओ देखो तेरा बेटा क्या कहता है कि मेरे को बड़े होके घुड़सवार बनना है, घोड़ा चलाने वाला बनना है। मां ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, पर हाथ पकड़कर नरेंद्र का और एक फोटो दिखाई, और उस फोटो में बोला कि बेटा बनियो तो घुड़सवार, पर इन जैसा बनियो। वो फोटो थी भगवान श्री कृष्ण की। और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी ने भी ऐसा ही काम किया और आगे चलकर भारत का नेतृत्व किया और आगे घोड़ा यानी पूरे भारत का मार्गदर्शन किया। 3 दिन 27, 28, 29 दिसंबर की वो रात, एक शिला के ऊपर एक कपड़ा ओढ़कर स्वामी विवेकानंद जी भारत की ओर देखते हैं और चिंतन करते हैं कि भारत का भविष्य क्या होगा, आने वाले भारत का क्या भविष्य होने वाला है। एक बुक है भविष्य का भारत, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। 3 दिन तक वो अध्ययन करने के बाद एक निचोड़ निकालते हैं। निचोड़ ये निकालते हैं कि 19वीं सदी ये यूरोप की रही, पूरे विश्व में यूरोप का राज रहा, पूरे विश्व में अंग्रेजों ने भारत राज किया। 20वीं सदी ये अमेरिका की है, अमेरिका ने पूरे विश्व पे राज किया। पर मैं, आगे मेरा जन्म हो या ना हो, पर मैं एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि आने वाली 21वीं सदी ये भारत की होने वाली है। भारत पूरे विश्व में नेतृत्व करने वाला है। अभी हमने देखा भी G20 समिट में कैसे भारत ने पूरा उसका मार्गदर्शन किया। कैसे हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, एक बात ध्यान में आती है। स्वामी विवेकानंद जी शिप पर जब शिकागो की यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ एक सज्जन थे, और वो सज्जन कोई साधारण सज्जन नहीं, इस भारत को चेंज करने वाले एक चेंज मेकर थे। और वो चेंज मेकर थे जमशेदजी टाटा। वो भी उसी शिप पर बैठे हुए थे जब विवेकानंद जी शिकागो की अमेरिका की यात्रा करने जा रहे थे। और जमशेदजी टाटा से विवेकानंद जी का सिर्फ एक इंटरेक्शन होता है उस शिप में, और पूरे इंडिया का कैसे भविष्य चेंज होता है मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। जमशेदजी टाटा उसी शिप पर बैठते हैं, विवेकानंद जी भी उसी शिप पर बैठते हैं, और जमशेदजी टाटा विवेकानंद जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि ये भारत बार बार गुलाम हो जाता है, ये भारत को क्या चीज करनी चाहिए। विवेकानंद जी कहते हैं आप क्या करने वाले हो? उन्होंने कहा मैं कनाडा जाके स्टील इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने चाहता हूं। विवेकानंद जी कहते हैं आप स्टील टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहते हो, आप अपने लोगों को स्किल क्यों नहीं सिखाते हो? आपके भारत के लोग अभी स्किलफुल नहीं है, उन लोगों को आप स्किल सिखाएंगे तो भारत का नेतृत्व अच्छा हो सकता है। जमशेदजी टाटा को यह बात समझ में आती है और इंडिया का एक बहुत बड़ा चेंज होता है। इंडिया के अंदर 2 बड़ी चीजें जमशेदजी टाटा के द्वारा दगाई जाती है, और पहली जो चीज, टाटा प्लांट लगता है जमशेदपुर के अंदर स्टील इंडस्ट्री का, और दूसरा सबसे बड़ा, आज भारत का सबसे बड़ा संस्थान IISc बैंगलोर, उसकी नींव जमशेदजी टाटा रखते हैं। यह प्रेरणा स्वामी विवेकानंद जी की थी कि शिक्षक अगर चाहे तो किस प्रकार की चेंज इस विश्व के अंदर ला सकता है। जिस प्रकार चाणक्य ने एक बारी चंद्रगुप्त को बोला था कि शिक्षक कोई साधारण नहीं होता, शिक्षक के अंदर एक डिस्ट्रक्शन और एक सृजन, दोनों डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट भी हो, सृजन माइंडसेट भी, क्रिएटिव माइंडसेट भी होता है। कैसे जामवंत के द्वारा हनुमान जी को उसकी पावर के बारे में बताया जाता है। कही रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रयो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो तुम होए तात तुम पाई। ऐसी बात जब जामवंत जी हनुमान जी को बोलते हैं, और वो एक साधारण स्टूडेंट जिसको अपनी पावर का ही नहीं पता होता कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर क्या पावर है, इतनी बात बोल करके राम काज लहे तव अवतारा, इतनी सी बात बोलकर जामवंत जी हनुमान जी को बोलते हैं कि यू आर नॉट अ नेचुरल पर्सन, यू हैव ट्रेमेंडिकुलस पावर, ऑल पावर्स बिलोंग टू यू एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ऑन डेस्टिनी। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी का कोट। और उस वक्त जामवंत जी जब हनुमान जी को बोलते हैं और हनुमान जी खड़े हो जाते हैं, अपनी पावर के ऊपर इतना वो करते हैं और जाकर इतना बड़ा काम करके आते हैं। यह प्रेरणा सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की हो सकती है। इस बात को देखते हुए स्टेम एजुकेशन को हम कैसे आज की मॉडर्न
टेक्नोलॉजी में इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए निर्माण लैब्स इस पे काम कर रहा है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, हम सब गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप भी अभी कर सकते हैं, जस्ट सर्च द इमेज ऑफ लॉर्ड सन, भगवान सूर्य। भगवान सूर्य का आप चित्र देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल, ये तो बहुत बेकार, मतलब कोई इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आप भगवान सूर्य का चित्र देखिए गूगल के अंदर तो आपको एक विचित्र चीज दिखेगी। सूर्य एक पर्सन दिखाएगा और उसके सामने 7 तरीके के घोड़े दिखेंगे। उसका लॉजिक क्या है? क्यों 7 घोड़े दिखाए गए? हम 25 घोड़े भी तो बना सकते थे, हम 108 घोड़े भी तो बना सकते थे, हम 10 घोड़े भी तो बना सकते थे। हमने 7 घोड़े क्यों बनाए? और उसके ऊपर एक मंत्र बोला, धैर्य सदा सवित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सर सिदासन सन्न विस्ताके यूरवान मकर कुंडलवान किरीति हारी हिरण्मय विपोदिक शंख चक्रा ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ऐसे सूर्य की जब आराधना करते हैं तो ऐसा मंत्र बोला जाता है। और सूर्य के सामने 7 घोड़े होते हैं। उसका लॉजिक क्या है? क्यों 7 घोड़े होते हैं? आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो 7 इज अ सिंबल ऑफ विबग्योर, लाइट का सबसे बड़ा सिंबल है। और आप अगर देखें तो लाइट इज फॉर्म पैकेट्स की फॉर्म में, स्पेक्टर की फॉर्म में, आज तक कोई नहीं बता पाया। पर हमारे ऋषि मुनियों ने कितने सालों पहले यह बता दिया कि लाइट की सबसे बड़ी जो सोर्स है वो सूर्य है। इस पूरी यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो पावर का सोर्स है वो सूर्य है। और वो चलता कैसे? वो अश्व की फॉर्म में चलता है। उसके घोड़े कितने? तो उसके 7 घोड़े हैं। कितना बड़ा लॉजिक हमारे ऋषि मुनि कितने साल पहले ये दे गए, पर हमें नहीं पता। हम उसको अर्घ चढ़ाते हैं, यू आर वेस्टिंग द वाटर। आप उसको पानी चढ़ा रहे हो तो यू आर वेस्टिंग द वाटर। व्हाई? अरे आप उसको पानी डला रहे हो तो लॉ बिहाइंड इट इज द प्रिज्म लॉ। आप देखते हो कि कोई भी एक लाइट व्हाइट वेव होती है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और रेनबो का पीछे का कॉन्सेप्ट भी यही होता है। अगर आप व्हाइट लाइट को देखो तो उसके अंदर 7 कलर्स आपको दिखेंगे। आपको रेनबो भी इसलिए दिख पाता है क्योंकि बारिश होती है और सूरज सामने होता है, इसलिए आपको रेनबो दिखता है। अगर आप अर्क देते हो सूर्य को तो आप अपने आंखों के ऊपर से देते हो और जल नीचे गिरता है और सामने सूर्य की किरणें आपकी आंखों के ऊपर आती है तो आपकी आंखें तेज होती है। द लॉजिक बिहाइंड दिस इज बिहाइंड द वाटरिंग द सन। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने सोचा कि क्यों ना वैल्यू एडिट की जाए हमारे इस निर्माण के अंदर। हमने स्टार्ट किया एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ, और वो कॉन्सेप्ट था माइक्रोस्कोप। यहां से कुछ दूरी पर एक रूरल एरिया है नूह का, वहां पर डॉक्टर्स को बड़ी दिक्कत आती थी। डॉक्टर को ट्रैवल करना पड़ता था यहां से वहां के लिए, और बहुत समस्या उनको फेस करनी पड़ती थी उस एरिया के अंदर। हम रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहे थे पिछले 4 सालों के साथ। हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और वो प्रॉब्लम बड़ी कॉमन थी। एक डॉक्टर को वहां पर जाकर कोई भी टेस्ट करना होता था तो बड़ी समस्या आती थी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, वहां की लोगों की मेंटालिटी एंड ऑल। तो हमने एक छोटा सा लॉजिक लगाया। हमने उस माइक्रोस्कोप के अंदर एक ESP32 को इंटीग्रेट किया और उसको टोटली मोटराइज्ड कर दिया। अब कोई भी व्यक्ति अपना यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट वहां पर लगाकर स्लाइड पे लग के आप देख सकते हो। तो ऑरेंज हेल्थ डायग्नोस्टिक्स के साथ हमारा कनेक्ट हुआ और हमने वो माइक्रोस्कोप को टोटली ऑटोमेट किया। ये पहला प्रोजेक्ट हमने किया। पर ये प्रोजेक्ट का ध्यान में कैसे आया? ये प्रोजेक्ट आया उन स्कूल के बच्चों की क्रिएटिविटी से। एल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आपने ये बल्ब का आविष्कार किया पर आप 1000 बार फेल हो गए, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैं फेल नहीं हुआ, मेरे को 1000 तरीके मिल गए जो मेरे को नहीं करने थे। जब माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, जब माइंडसेट एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करने का होता है तो आइडियाज क्रिएट करके आते हैं। आइडियाज ध्यान में आते हैं कि क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। फोर्ड के जब ऑनर से पूछा कि आप इतने अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, आपने इतना अच्छा काम किया, आप कैसे कर पाए? उन्होंने बोला कि मैं डिसीजन लेता हूं। तो उसने कहा डिसीजन कैसे लेते हैं? तो डिसीजन गलत डिसीजन लेकर करते हैं। तो पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, पावर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये कैसे आती है? जब बच्चे के अंदर मन में एक क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर वो काम करता है। कई स्कूल्स ने काम किया, अभी भी KIT ने एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और यहाँ के मैम, योगिता मैम, कामरा मैम ने इसको पूरा प्रमोट किया और एक CBSE लेवल पे पैनक्रियास का प्रोजेक्ट बच्चों ने खुद डेवलप किया, इसी स्कूल के बच्चों ने यहां पर किया। तो ऐसी चीजें जब ध्यान में आती है कि कैसे किसी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट से अगर काम किया जाए तो वो कितनी अच्छी एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन निकाल कर देती है। एक छोटी सी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। एक प्रॉब्लम है कि हम सब जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो ऑपरेशन थिएटर में एक लाइट होती है
उस लाइट की इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि उसकी शेडो नहीं होती। अगर वो उस लाइट की इंटेंसिटी में शेडो हो तो डॉक्टर जो ऑपरेशन कर रहा है और उस पर अगर कोई शेडो पड़ जाए तो बड़ी समस्या आ सकती है किसी भी ऑर्गन को ठीक करने के लिए। तो एक स्कूल के बच्चे ने एक आइडिया दिया कि सर, अगर हम किसी भी इंजेक्शन को लगाने लाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर को वेन चेक करनी पड़ती है, कोई किस वेन में आपको सिरिंज को लगाना है। तो उसने एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया कि सर, हम एक पेन साइज, एक मार्कर साइज एक डिवाइस बनाते हैं और उसके अंदर एक ऐसी लाइट लगाते हैं जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई हो, और जब आप देखते हैं टॉर्च लगाई जाती है तो यहां पर आप देखते हैं वेन्स आपकी दिखती है, राइट। तो अगर हाईली इंटेंसिटी लाइट एक डिवाइस के अंदर लगाई जाए और उसको ऐसे पकड़कर बैठ दिया जाए तो आपके हाथ की सारी वेन्स दिख सकती है। और ये प्रैक्टिकली हमने किया, हमने एक 3D प्रिंटर लिया और एक मार्कर साइज का डिवाइस बनाया और उसके अंदर इंटेंसिटी, हाईली इंटेंसिटी की लाइट्स उसके अंदर फिट करी, और जब उसको पकड़ा गया तो ध्यान में आया कि सारी जो वेन्स है वो दिख रही है, और डॉक्टर के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया कि उसको कोई भी वेन देखने के लिए समस्या नहीं होती, क्योंकि कई कई लोगों की वेन्स आइडेंटिफाई करने में बड़ी समस्या आती है। और उन्होंने जब वो डिवाइस को पकड़ा और देखा तो वेन्स आइडेंटिफाई हो रही थी और सिरिंज उस पर लग रहा था। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेम, कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथमेटिक्स को लेकर बच्चे के माइंड को कैसे डेवलप किया जा सकता है, कैसे साइन थीटा कॉस थीटा यूज होता है रोबोट की एप्लीकेशंस में, कि पिक एंड प्लेस में कैसे उसकी डिवाइस यूज हो रही है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर बच्चा करे तो बहुत कुछ हो सकता है। पिछले 4 वर्षों से स्किल के ऊपर काम कर रहा था, 4 वर्षों से इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी में काम किया, और बच्चों के द्वारा एक प्रोजेक्ट मिला कि क्यों ना स्क्रैप से कोई गाड़ी बनाई जाए। पहली विश्वविद्यालय के अंदर हमने गाड़ी डिजाइन करी जो कि बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच थी, और उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने, स्किल मिनिस्टर जयंत जी ने, और आज के ओएसडी डॉक्टर राज नेहरू जी ने उसको देखा, और वो बिल्कुल कार्य, अभी भी वो व्हीकल वहां पर रखा हुआ है स्किल यूनिवर्सिटी में। तो अगर बच्चे को कोई आइडिया दिया जाए, जैसे विवेकानंद जी ने एक आइडिया दिया जमशेदजी टाटा को, जैसे उस जमाने में चाणक्य ने एक आइडिया दिया एक साधारण से एक व्यक्ति को जो पूरे मगध का सम्राट बन पाया, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ गुरु रामदास ने उनको आइडिया दिया कि तुम्हें क्या करना है, जिस प्रकार से विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको आइडिया दिया कि आपको आगे करके क्या काम करना है, जैसे महर्षि दयानंद जी को उनके गुरु वृजानंद जी ने आइडिया दिया कि आपको क्या करना है, इसी प्रकार एक टीचर का रोल होना चाहिए। अमंत्रक्ष नास्ति नास्ति मूल औषधया अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक स्तर दुर्लभम। ये मंत्र हर व्यक्ति को याद होना चाहिए, ये मंत्र हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। इस मंत्र का, ये कोई मंत्र वेदों से लिया हुआ ये मंत्र है और इसका मतलब बहुत सुंदर है। ये मंत्र हर इंस्टीट्यूशन में लिखा हुआ होना चाहिए क्योंकि ये मंत्र बहुत पावरफुल है। ये मंत्र क्या कहता है कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे कोई मंत्र ना बनता हो, और इस दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिससे कोई औषधि ना बनती हो, और इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो वर्थ इट ना हो। बस एक योजक स्तर दुर्लभम, एक पर्सन को उसको उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलना आता है, अगर आप उसको चेस खिलाओगे तो वो इतना एफिशिएंट नहीं खेल पाएगा। अगर एक अब्दुल कलाम जी को आप साइंस बैकग्राउंड से हटाकर एक इकोनॉमिक्स बनाओगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। एक फिलोसोफर को आप कोई भी एक अलग टास्क दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ उस स्टूडेंट का वो टैलेंट निकालना है, आपको उस स्टूडेंट के अंदर की एबिलिटी को पहचानना है कि वो किसके योग्य है। एक बंदर पेड़ पर चढ़ना जानता है पर एक बंदर तैरना नहीं जानता। इस टेक्नोलॉजी को अगर आप एक आम के बीज को बोएंगे तो उसमें से आम ही निकलेगा, उसमें से सेब नहीं निकलने वाला। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर पेरेंट्स और हर टीचर को सोचकर अपनी आगे की बात करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।